हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज फिर मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज 5वां लेकर आई हूँ, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आपके ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है वही रिलेटेड करके बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो वीडियो तक के लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। तो अगर हम बात करें जहाँ पे भी पर कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे आपका होता है अधिकरण कारक। फिर देखिए हम आपको कितनी बार बता दिए हैं और कारक का लॉन्ग वीडियो भी डाल चुके हैं। अगर आपको वहाँ से देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए जो करण कारक है, करण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो से है। क्या है? से है। और संबंध का क्या है? का की के। क्या है? का है, की है, के है। फिर आपादान का होता है से, वो भी किसके लिए? अलगाव के लिए। किसके लिए? अलगाव के लिए। जैसे हम बात करें पेड़ से पत्ता गिरता है, चूहा बिल से बाहर निकला, वह छत से कूदा, वो क्या हुआ? अलगाव हुआ। वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। पहला है बुढ़ापा, काशी, आय, दया। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए आपको सिंपल से समझना है कि उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा वो कौन सा शब्द है। देखिए आपकी बात करें काशी, तो काशी की नगरी होता है। और अगर बात करें सारे नगर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन 3 ऐसे नगर हैं। एक काशी हो गया, एक मथुरा हो गया, काशी, मथुरा और अयोध्या। ये 3 ऐसे नगर होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे हम इसका बात करें तो काशी की नगरी, मथुरा की नगरी, अयोध्या की नगरी। और अगर और कोई शहर की नाम ले लें, जैसे कहते हैं जौनपुर की नगरी, जौनपुर की नगर नहीं होता, जौनपुर का नगर होता है, भदोही का नगर। तो सारे जो नगर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो काशी, मथुरा, अयोध्या ये क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर देखिए आय भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और दया भी, दया दिखाई जाती है, आय आती है। तो आपका क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन बुढ़ापा, बुढ़ापा से आपको क्लियर ही समझ में आ रहा है ये क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बुढ़ापा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। इसमें कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले जानते रहिएगा जो रचना के आधार पर वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन बात करें अगर अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आपका देखिए इसमें बोला यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। जहाँ पे यद्यपि, तथापि, जो, कि, वह खाना, वह जाता है कि वो पढ़ सके, मतलब जहाँ पे कि, जो, सो ऐसे शब्द जुड़े होते हैं वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? आपका मिश्र वाक्य। और साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें एक आपका क्या होता है? साधारण में एक सिंपल सा वाक्य होता है। अगर आपको वाक्य से क्वेश्चन आपका ज़्यादा गलती होता है तो वाक्य पे हम फुल वीडियो डाले हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होता है? ये 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे हम बात करें मोहन आया और श्याम गया, तो आपका और शब्द हो जाए एवं शब्द। जैसे मोहन आया एक शब्द हो गया, श्याम गया 2 शब्द हो गया, वह खाना खाया और तुम पढ़ने गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 शब्द जहाँ पे जुटे हो वहाँ पे क्या होता है? संयुक्त वाक्य। लेकिन हम कह दें जहाँ पे यद्यपि वह धनी है तथापि बहुत दुखी है, जो तुम करो जैसा तुम करो वैसा भरो, मतलब जो, सो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? मिश्र वाक्य। तो आपका फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन के नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन
कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय, उपसर्ग आपको बताया कि उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पूर्व लगता है, लेकिन प्रत्यय की बात करें तो ये शब्द के अंत में लगता है। क्या लगता है? अंत में। अगर हम लुटेरा में मूल शब्द निकालें तो आपका मूल शब्द क्या है? लूट। लेकिन अगर इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? न तो आ लगा है, न रा लगा है, न ईरा। इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आपका ईरा प्रत्यय। ठीक है, लुटेरा, बटेरा ऐसे शब्द आ जाए तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? ईरा प्रत्यय लगता है। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग गलत कर देते हैं कि विचार में एक लगा के हम लोग क्या बना देते हैं? विचारिक। लेकिन ये आपका गलत होता है, न तो विचारिक होता है न वैचारिक। आपका वी प्रत्यय, विचार में ई प्रत्यय लगा लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? वैचारिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैचारिक। फिर हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे कि अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनकी कृति है क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, कितनी नाव में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे बावरा अहेरी। तो अगर बात करें अज्ञेय जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में मिला था। कब मिला था? 1978 में। वो भी किस कृति पे? तो कितनी नाव में कितनी बार। तो उनकी कृति क्या थी? कितनी नाव में कितनी बार। और अगर बात करें हिंदी में पहला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंद पंत को। इनकी कृति क्या थी? चिदम्बरा। उनकी कृति क्या थी? चिदम्बरा। चिदम्बरा पे ही उनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर बात करें कब मिला तो कब मिला? इनको मिला 1968 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मिला और पहले किसको मिला थी। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंदन पंत को। और अगर बात करें किस पे मिला तो उनकी कृति क्या थी? चिदम्बरा। अगर पूरे ज्ञानपीठ की बात करें तो चौथे व्यक्ति ये थे। और फिर इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए जो दूसरे व्यक्ति थे, हिंदी में दूसरे व्यक्ति मिले थे रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को। और इनकी कृति क्या थी? रामधारी सिंह दिनकर की कृति क्या थी? उर्वशी। इनकी कृति क्या थी? उर्वशी। और इनको कब मिला? अगर सन की बात करें तो इनको 1972 में मिला था। तो आपका बात करें जो सुमित्रानंदन पंत को मिला 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, और तीसरे व्यक्ति आपके ये अज्ञेय जी थी जिनको 1978 में, जिसको 1900 क्या मिला? 78 में मिला। उनकी कृति क्या थी? कितनी नाव में कितनी बार। और चौथे व्यक्ति और प्रथम महिला, चौथे व्यक्ति हिंदी की और प्रथम महिला की बात करें, प्रथम महिला, प्रथम महिला कौन थी? आपकी महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा। जो इनकी कृति क्या थी? यामा। इनकी कृति की बात करें तो कौन थी? इनकी कृति यामा थी। और यामा, और अगर सन की बात करें तो कब मिला? 1982 में। कब मिला? 1982 में। तो आप जानते रहिएगा जो हिंदी में प्रथम सुमित्रानंदन पंत को, दूसरे रामधारी सिंह दिनकर को, तीसरे आपके अज्ञेय जी को, हिंदी की प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली महादेवी वर्मा, और चौथे व्यक्ति थी। तो आपका और पहली व्यक्ति बात करें तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और पहली बार जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1965 में दिया गया था। इसको सबसे पहले दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया था? जी शंकर। इसको इरेज कर दे रहे हैं। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। और इनकी जो कृति थी वो क्या थी? मलयालम भाषा में आडा कुजाई। कौन सी भाषा में थी? मलयालम भाषा में आडा कुजाई। और ये थी आपकी मलयालम भाषा में। तो जानते रहिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा में? मलयालम भाषा में, आडा कुजाई में। और हिंदी में बात करें तो सुमित्रानंदन पंत की। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इनकी जो कृति थी वो क्या थी? आदमी था कि विश्रामपुर का संत था, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो ये जानते रहेगा ये उनकी कृति कौन थी? विश्रामपुर का संत। और कब मिला था? 1999। ठीक है, 1999 में
अगर बात करें व्यास सम्मान सबसे पहले 1991 मिला था रामविलास शर्मा को। किसको मिला था? रामविलास शर्मा को, रामविलास शर्मा। और उनकी कृति क्या थी? भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी उनकी कृति थी। और कब मिला था? 1991 रामविलास शर्मा को मिला था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? तो आपका ऑप्शन है उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो आपका जहाँ पे भी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे आप लोग ने उदाहरण सुना होगा, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो यहाँ पे देखिए पानी के कई अर्थ होते हैं। एक पानी शब्द है लेकिन कई अर्थ में, सम्मान के रूप में, चमक के रूप में, मतलब मोती के रूप में आपका चमक होता है, फिर आपके चूने के रूप में प्रयोग होता है। तो जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन बेर खाती है तीन बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी दो बार शब्द आया तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। नहीं, यहाँ पे जब एक शब्द के दो अर्थ निकले वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। बोला कि तीन बेर खाती है और कितनी बार खाती है? तीन बेर। मतलब एक ही शब्द है लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? आपका यमक अलंकार। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संधि के तीन भेद है। पहला है स्वर संधि, उसके बाद बताना और संधि कौन से है? अयादि है व्यंजन है कि व्यंजन यण है, व्यंजन विसर्ग है कि यण अयादि है? तो आपको पता है संधि के तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, एक विसर्ग संधि होता है। अयादि जो होती है वह स्वर संधि के प्रकार होते हैं, यण भी स्वर संधि के। आपके अगर स्वर संधि की बात करें तो इसके 5 प्रकार होते हैं। आपके गुण होता है वृद्धि, दीर्घ, इन आपका यण होगा और अयादि संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। और संधि के भेद की बात करें तो 3 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सौमित्र शब्द किसका समानार्थी है? ऑप्शन है अर्जुन का, राम का, लक्ष्मण का, भीम का। तो बात करें सौमित्र किसके लिए प्रयोग होता है? सौमित्र मतलब सुमित्रा के पुत्र। तो आपकी जो कौन है? लक्ष्मण। तो सौमित्र किसके लिए प्रयोग होते हैं? सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण। फिर अगला क्वेश्चन है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें किस काल का प्रयोग हुआ है? तो इस काल का भेद है सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो बोला है कि यहाँ प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यहाँ पे क्या है? कोई संभावना की बात है। अगर होता है कि प्रेरणा स्टूडियो गई हो तो वहाँ पे आपका संभाव्य भविष्य काल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। फिर हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे कि उषा उदास आती है, उषा उदास आती है वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए उषा मतलब होता है जो सुबह के होता है, क्या कहते हैं? सुबह। तो उषा उदास आती है, यहाँ पे क्या हुआ कि प्रकृति को उदास हो रही है। तो यहाँ पे किस बात की कर रहा है? न तो यहाँ पे संदेह है, न तो यहाँ पे विभावना की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा अलंकार की बात कर रहा है? मानवीकरण अलंकार की बात कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। तो आपका शुद्ध शब्द क्या है? अभिराम, अभिराम और अभिराम और अभिरम। तो आपका अगर शुद्ध की बात करें तो क्या होता है? अभिराम। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, कर्मठ कहते हैं, उत्सुक कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। और अगर कहीं मृत्यु की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो मृत्यु की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षा। ठीक है। और जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले को, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। कर्मठ मतलब जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कर्मठ हो। उत्सुक मतलब जो किसी चीज़ को जानने की इच्छा मतलब उत्सुकता हो। यहाँ पर उत्सुक का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। मुमुक्षु मतलब मोक्ष का प्राप्त, मोक्ष की इच्छा या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। और मुमूर्षा मतलब मृत्यु की इच्छा रखने वाला
व्यक्ति। फिर हम चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला है सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, जीत जाना, कड़ी टक्कर देना। तो आपको एक बात करें सिक्का जमाना, ऐसे कहते हैं ना वो अपना सिक्का जमाया हुआ है, तो क्या किया है वो अपना क्या है प्रभाव स्थापित किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाव स्थापित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर अगली बात करें अगले क्वेश्चन की कि कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, स्वर्ण विहार, चंद्रावली नाटिका। तो बात करें इसमें देखिए भारत दुर्दशा भी भारतेंदु जी का है, अंधेर नगरी भी है और चंद्रावली नाटिका। लेकिन स्वर्ण विहार की बात करें तो स्वर्ण विहार आपके भारतेंदु जी की नहीं है। तो स्वर्ण विहार है वो किसकी कृति है, हरि कृष्ण प्रेमी की। किसकी है, हरि कृष्ण प्रेमी की कृति है। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव की बात करें तो पहला पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। तो आपका जो पंख है, पंख क्या है आपका तद्भव शब्द। जहाँ पे आपको ख दिख जाए वहाँ पे आप समझ जाइएगा वो क्या शब्द है, तद्भव शब्द। और ख का तत्सम बनाने के लिए हम किस में प्रयोग करते हैं, छ में प्रयोग करते हैं। तो आपका पंख का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। और अक्षर भी आपका अक्षर का आखर कहते हैं, कार्य का काज कहते हैं, आज्ञा का अगर तद्भव शब्द कहते हैं। आपका काज का कार्य, आज्ञा का आज्ञा आपका क्या है, तत्सम शब्द है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मृग नयन में समास है। मृग नयन में कौन सा समास है। अगर मृग नयन की बात करें तो आपका देखिए ये क्या है, नयन क्या है, विशेष्य है। नयन क्या है, विशेष्य है। और मृग क्या है, विशेषण है। मृग क्या है, विशेषण है, मतलब उसकी आँख की विशेषता बता रहा है कि उसका आँख किसके समान है, मृग के समान है। तो यहाँ पे जिसकी आँखें मृग के समान है वहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपका कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण विशेष्य का संबंध हो और अगर समास विग्रह करने पे के समान शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा होता है, कर्मधारय समास। अब बात करें अगर द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास। अब बेभाव समास की बात करें, पूर्व पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। फिर आपकी तत्पुरुष की बात करें तो इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है और इसका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि कौन शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला है चक्रपाणी, दामोदर, केशव, मुक्त पुरुष। तो अगर बात करें चक्रपाणी, चक्र को धारण मतलब जिसके हाथ में चक्र हो उसे विष्णु का भी पर्यायवाची मानते हैं। दामोदर जो है ये दामोदर आपकी विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, क्या है, कृष्ण का पर्यायवाची है। केशव भी आपकी विष्णु का पर्यायवाची है, मुक्त पुरुष भी आपकी विष्णु का पर्यायवाची है, लेकिन दामोदर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहीं पे आपकी सीरीज समाप्त होती है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।